नमस्कार साथियों, राजस्थान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, अगर आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी जो भी राय है, जिस टॉपिक के बारे में राय है, आप वो अपनी राय अवश्य बताइए, क्योंकि राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के हम कंटेंट की यहाँ पर वीडियो लेके आएंगे, जो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो होगी। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो या साइकोलॉजी हो, धीरे धीरे सभी के वीडियो अपलोड करते जाएंगे। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से आप अपना वीडियो उठाइए और देखिए और उसके अच्छे से नोट्स बनाकर आप पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो आज की अपन क्लास शुरू करते हैं। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की भूआकृति की। ठीक है साथियों, कैसे क्या भूआकृति है, कैसे क्या निर्माण हुआ है और भूगर्भीय विकास और उचावच के बारे में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे ये अग्निय यानी आद्य महाकल्प, ये क्या था, इसके बारे में क्या क्या है, इस काल में कौन कौन से काल हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं और कैसे क्या निर्माण हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं अरावली पूर्व की। अरावली से पूर्व क्या था? ठीक है, ये कैम्ब्रियन पूर्व काल का भाग है। अरावली से पहले का कौन सा काल है? ये कैम्ब्रियन पूर्व से कौन सा काल है? अरावली पूर्व काल है। अब इसका विस्तार कहाँ से है? इसका विस्तार है दिल्ली से लेके दक्षिण पश्चिम गुजरात में खंबात की खाड़ी तक अरावलीय पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में शैल समूह का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले मालानी अग्नि शैल है, फिर है देवली महासमूह और फिर है रायलो महासमूह, अरावली महासमूह, पट्टीनीश, बुंदेलखंड। ठीक है साथियों, और ये देखो बुंदेलखंड नीश का क्षेत्र चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य लगभग 110 किलोमीटर तक विस्तृत है। उत्तरी मेवाड़ और अरावली के क्षेत्र में बायोटाइल, ग्रेनाइट और ग्रेनाइट युक्त ग्रेनुलाइट और शिस्ट प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके साथ क्रिस्टलीय चूना पत्थर भी यहाँ पर मिलते हैं। अब देखो, ये है अपना राजस्थान का मानचित्र और ये है सारी अरावली पर्वतमाला। यहाँ पर जो अरावली से पूर्व ये जो हैं ये यहाँ पर इस प्रकार के ये है, जैसे ये देवली महासमूह, ये रायलो महासमूह, ये अरावली महासमूह, यहाँ पर ये चट्टानें हैं। ठीक है, पूरी अरावली में इतनी तरह तरह की चट्टानें हैं। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कैम्ब्रियन पूर्व काल की। ये है अरावली महासमूह, पट्टीनीश के ऊपर विषम विनाश में स्थित शैली अरावली महासमूह कहा जाता है। इसमें कौन कौन से शैलें हैं? इसमें है देखो फाइलाइट है, सिस्ट है, ग्रेवेक है और क्वार्टेजाइट है और डोमोमाइट है और संगुटिकाश्म है। अरावली महासमूह में मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला है जालोड़, ये जाडोल समूह है। जाडोल समूह में क्या क्या है? देखो ये है अरावली महासमूह का निचला प्रारंभिक भाग, इसको माना जाता है। इसमें मुख्यतः क्वार्टेजाइट, फाइलाइट, सिस्ट और डोलोमाइट जैसी कायंत्रित शैलें मिलती है। और उदयपुर समूह में यह अरावली महासमूह का उत्तरी भाग है। इसमें मुख्यतः डोलोमाइट, चूना पत्थर, फाइलाइट, सिस्ट तथा संगुटिकाश्म पाए जाते हैं। उदयपुर महासमूह में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? डोलोमाइट, चूना पत्थर, फाइलाइट, सिस्ट और संगुटिकाश्म पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, अब है दिल्ली महासमूह। दिल्ली महासमूह राजस्थान के बड़े भूभाग पर विस्तृत है। इसकी प्रमुख शैलें कौन सी है? रायलो है समूह है, अरावली समूह है और अजबगढ़ समूह है। रायलो समूह में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है और क्वार्टेजाइट और संगुटिकाश्म पाया जाता है। और अजबगढ़ समूह में मुख्यतः बायोटाइल और पेगमाटाइल और एप्लाइट और अंतर्वेदी अग्नेय शैलें और फाइलाइट कुछ स्थानों पर है और बायोटाइस नीश है। ठीक है साथियों, अब है उसके बाद में अपन बात करते हैं पूर्वजीवी महाकल्प के बारे में। ये आद्य महाकल्प के बारे में के बाद में अपन बात करते हैं पूर्वजीवी महाकल्प के बारे में। इसमें देखो क्या क्या है। इसमें है विंध्य महासमूह। पश्चिमी राजस्थान में विंध्य महासमूह के समकालीन शैलों का निष्पेक्षण दो पृथक बेसिनों में कारक ने 1984 में इसका नाम नागौर बेसिन और बिरमानिया बेसिन दिया था। किसने दिया था? कारक ने इसका नाम नागौर बेसिन और बिरमानिया बेसिन दिया था। इस बेसिनों की शैलों में मारवाड़ समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अब बात करते हैं नागौर बेसिन की। नागौर बेसिन में क्या है? इसका विस्तार जोधपुर से पश्चिम के पोखरण तथा उदयपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर तक है। इसका विस्तार कहाँ से है? जोधपुर के पश्चिम से लेके पोखरण और उत्तर में बीकानेर और गंगानगर तक फैला हुआ है। ठीक है साथियों, ये थोड़ा ध्यान रखना। यह है यहाँ की शैलें मालानी अग्नि शैलों के ऊपर असंगति के साथ निष्पेक्षित हुई है। अब है बिरमानिया बेसिन।
यह जैसलमेर के दक्षिण में एक छोटा सा बेसिन है। इस सेलों नागौर बेसिन के समकालीन मानी जाती है। राधा और बिरमानिया शैल समूह क्रमशः जोधपुर और बिलाड़ शैलों समूह के तुल्य माना जाता है। और इसके बाद में है परमियन कार्बोनिफेरस। ये क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। बाप बोल्डर बेड। जोधपुर जिले के बाप गांव के आसपास में पाए जाने वाले गोलाश्य स्तर को तालचिर बोल्डर बेड का समकालीन माना जाता है। इसका निर्माण हिमानी निष्पेक्षों से माना जाता है। इसमें गोलाकार और अर्धगोलाकार गोलाश्य गुटिकाएं तथा बोल्डर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कई गोलाश्मों पर हिमानी संघर्ष के स्पष्ट चिन्ह भी सुरक्षित हैं। ये चिन्ह स्पष्ट सुरक्षित है। अब इसमें ख की अपन बात करें, भादुरा बालू का पत्थर। ये क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। भादुरा बालू का पत्थर ये जीवाश्म युक्त बलुआ पत्थरों से निर्मित है। इसका मुख्य विकास बाप और भादुरा क्षेत्र के आसपास हुआ है। इसका निष्पेक्षण समुद्री वातावरण में माना जाता है। इसका विस्तार उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में हरबस क्षेत्र में माना जाता है। अब बात करते हैं अपन नवजीवी महाकल्प के बारे में। यह है तृतीय कल्प। तृतीय कल्प में क्या था, नवजीवी महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया है वो बात करते हैं। और इसमें पहला है तृतीय कल्प। तृतीय कल्प में क्या था, तृतीय कल्प में शैलें मुख्यतः नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के में मिलती है। इस काल की शैलें इन क्षेत्रों में नरम बलुआ पत्थर, जीवाश्म ये चूना पत्थर, बेटोनाइट, मुल्तानी मिट्टी और मृदा निष्पेक्षण तथा लिग्नाइट प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में लिग्नाइट के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं चतुर्थ कल्प। चतुर्थ कल्प में क्या है, राजस्थान का सबसे नवीन भूवैज्ञानिक काल है। इस काल में नदियों, नालों, हवा और झीलों द्वारा निष्पेक्षित अवसादों का निर्माण हुआ है। राजस्थान में थार मरुस्थल के रेत के टीलों, नदियों, जलोढ़ मैदान, कंकड़, बजरी, बलुई निष्पेक्ष तथा लवणीय जिलों में निष्पेक्ष इसी काल में माने जाते हैं। वर्तमान भू आकृतियों का अधिकांश विकास इसी काल में हुआ है। ठीक है साथियों, चतुर्थ कल्प में हुआ है सभी का विकास। और अब है राजस्थान की प्रमुख सेल समूह और सुपर ग्रुप। ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। भीलवाड़ा सुपर ग्रुप ये राजस्थान का सबसे प्राचीन सेल इकाई में से एक है। इसके अंतर्गत बेडेड, गनाइशिक, कॉम्प्लेक्सिक, पट्टीनिश और बुंदेलखंडनिश सम्मिलित है। इसका विस्तार लगभग 610 किलोमीटर लंबा है और 210 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें ग्रेनाइट निस्ट की प्रधानता है। इसका विस्तार मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिलता है। अब इसके बाद में बात करते हैं अरावली सुपर ग्रुप। यह मुख्यतः कायांतरित सेलों से निर्मित है। इसमें फाइलाइट, क्वार्टेजाइट, सिस्ट, डोलोमाइट और चूना पत्थर प्रमुख है। इसका विस्तार अलवर, अजमेर और उदयपुर आदि क्षेत्रों में मिलता है। सवाईमाधोपुर क्षेत्र में कुछ बलुआ पत्थर भी इस प्रणाली से संबंधित माना जाता है। इसके बाद में है दिल्ली सुपर ग्रुप। इसमें मुख्यतः 3 शैलें हैं। पहली है रायलो समूह, दूसरा है अरावली समूह, तीसरा है अजबगढ़ समूह। इसमें मुख्यतः कैलाशाइट, क्वार्टेजाइट, सिस्ट और संगमर तथा चूना पत्थर पाए जाते हैं। और विंध्य श्रेणियाँ क्या है, इसमें मुख्यतः बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल पाए जाते हैं। इसका विस्तार पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में विशेषकर कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर तथा धौलपुर क्षेत्रों में मिलता है। अब इसके बाद में है मालानी श्रेणी। इस मालानी श्रेणी में क्या देखिए, मालानी श्रेणी में चट्टानें मुख्यतः ये रायोलाइटिक लावा और अग्नेय चट्टानों से बनी हुई है। ये अरावली शैलों के ऊपर स्थित है। जोधपुर के निकट मालानी नामक स्थान का आधार का नामक मालानी श्रेणी रखा गया है। जालोर ग्रेनाइट, शिवानी ग्रेनाइट और एरिनपुरा ग्रेनाइट इसी से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये मालानी श्रेणी से संबंधित है। इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर, जालोर, शिवाना और मोकलसर और बाड़मेर में मिलता है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के उच्चावच और मरुस्थल के बारे में। पहले अपन थोड़ी देख लेते हैं, इसकी भूमिका देख लेते हैं। राजस्थान का उच्चावच भू आकृतिक भूगर्भिक संरचना का परिणाम है। उच्चावच के आधार पर राजस्थान को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है साथियों, उच्चावच के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए 4 भागों के बारे में देख लें। सबसे पहले इसमें पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्व के मैदानी प्रदेश, चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहले अपन देख लेते हैं पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश के बारे में, क्या क्या है इसमें, क्या नहीं है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये। ठीक है साथियों, तो ध्यान से देखना। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग
शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम का जो भाग है वो क्या है, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश है। यहाँ विशाल बालू के टीले हैं, कहीं कहीं बंजर चट्टानी सतह वायु अपर्दन से बनी हुई भू आकृतियाँ मिलती है। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल ये क्या कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश का विस्तार कितना है, लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। मुख्यतः इसमें कौन से जिले हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, जालोर है, पाली है, नागौर है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रदेश में वायु क्रिया का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है साथियों, ऊंचावच की दृष्टि से पश्चिमी मरुस्थल के प्रदेशों को 4 उपभागों में बांटा गया है। ठीक है साथियों, पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, 4 इसके उप प्रदेश हैं पश्चिमी मरुस्थल के। ठीक है, अपन ने अभी ऊपर देखा था पश्चिमी मरुस्थल, जैसे कि ये पश्चिमी मरुस्थल है। ठीक है, अब इस पश्चिमी मरुस्थल को 4 भागों में बांट दिया है, 1 2 3 4। अब बात करेंगे 4 भागों में। जैसे पहला है महान मरुस्थल। महान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, ये है भारत पाकिस्तान सीमा पर दोनों में फैला हुआ क्षेत्र। यह अधिकांश बालू के टीले और आच्छादित है। ठीक है साथियों, दूसरा है चट्टानी मरुस्थल। मुख्यतः बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के कुछ भागों में ये पाया जाता है। यहाँ चट्टानों के स्तरों पर नगण्य शैल प्रमुख है। और तीसरा है लघु मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल से पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार कच्छ की खाड़ी में बीकानेर की ओर माना जाता है। कच्छ की खाड़ी से बीकानेर की ओर माना जाता है। ये चौथा है अर्धशुष्क प्रदेश। इसमें ये लूणी, लवणीय बेसिन और शेखावाटी क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ वर्षा अपेक्षाकृत अधिक तथा बालू के टीले कम विकसित है। अब मरुस्थल में बालू के टीले, अब जो ये 4 भाग पड़े हैं, इनमें जो टीले हैं उन टीलों के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है साथियों, इनका आकार, इनका स्वरूप, इनकी वायु की दशा, इनके बारे में अपन बात करते हैं। पहला होता है रेखीय बरखान और बालूका के टीले। इनका विस्तार कहाँ पर है, देखो इनका विस्तार है जैसलमेर में है, दक्षिण पश्चिमी रामगढ़ और बाड़मेर और जोधपुर में मिलता है। ये प्रचलित वायु के दिशा के समांतर चलते, जैसे ऐसे वायु चलेगी तो ये टीले भी ऐसे ही दिखाई देंगे। बरखान अर्धचंद्राकार होते हैं। इनकी सामान्यतः ऊंचाई 10 से 20 मीटर और लंबाई 100 से 200 मीटर तक होती है। अब ये कहाँ कहाँ पर देखे जाते हैं, ये रेखी और बरखान जो टीले हैं वो चूरू में, सीकर में, जैसलमेर में, लूणकरण, करणी माता, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर और बाड़मेर, सूरतगढ़ में ऐसे टीले पाए जाते हैं। अब दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का टीले। ये टीले क्या है, इनके बारे में अपन देखते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब वायु लंबे समय तक एक ही दिशा में परिवाहित होती है। ये वायु की दिशा में समकोण 90 डिग्री पर विकसित होते हैं। इनका विस्तार बीकानेर, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और झुंझुनू में मिलता है। और तीसरा है पैराबोलिक बालू के टीले। इसमें क्या है, देखो इसका विस्तार लगभग पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलता है। इसके निर्माण में मरुस्थलीय वनस्पति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसलमेर, पोखरण, सूरतगढ़ आदि क्षेत्रों में यह अधिक विकसित है। ये प्राय श्रृंखलाबद्ध पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई सामान्यतः 10 से 25 मीटर होती है। अब चौथा है इसमें अवरोधी बालू का टीले। इसका निर्माण किसी अवरोध के कारण, बालू के जमाव के कारण होता है। यह अवरोध झाड़ियाँ, वृक्ष, भवन, चट्टान, पहाड़ी हो सकती है। पुष्कर का नाग पहाड़, ये बिछुन की पहाड़ियाँ, अन्य अवरोधों वाले क्षेत्रों में से टीले मिलते हैं। जैसे एक टीला आ गया या कोई घर आ गया, कोई पहाड़ आ गया, इधर से हवा चली, मिट्टी आके यहाँ पर इकट्ठी हो गई, ये बन गया कोई अवरोध का आ जाना बीच में। ठीक है, ये होता है अवरोध टीले। अब है झाड़ी बालू के टीले। ये छोटे टीले बालू और झाड़ी के होते हैं। इनका निर्माण झाड़ियों, घास फूस के गुच्छों के आकार का होता है। राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में लगभग सर्वत्र पाए जाते हैं। अब दूसरा बात करते हैं अपन पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के उपक्षेत्र। इसमें पश्चिमी मरुस्थल उपदेश के कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, इसमें शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। पहला है यहाँ 25 सेमी से वर्षा रेखा और पश्चिम में स्थित है। इसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, चूरू जिलों के पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश में बालू के टीले सर्वाधिक विस्तार से पाया जाता है। सामान्यतः टीलों की ऊंचाई 15 से 25 मीटर होती है। यहाँ अर्धचंद्राकार बरखान बालू के टीले प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अनेक टीलों पर मरुस्थलीय वनस्पति भी विकसित होती है। ठीक है साथियों, अब अपन बात करते हैं आगे लूणी, जवाई, वेशिन, गोंडवाना प्रदेश। यह प्रदेश
पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर और नागौर के दक्षिणी भागों में स्थित है। इस क्षेत्र का विकास मुख्यतः लूनी नदी में प्रवाह है तंत्र के कारण हुआ है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले के अरावली की नाग पहाड़ियाँ पुष्कर घाटी से होता है। यह पश्चिमी दिशा से बहते हुए कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं जवाई है, गुइया है, बाड़ी है, मीथड़ी है और सूखड़ी है। साथियों, आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में जो भी होगा उसमें जो राजस्थान की अफवाह प्रणाली होगी उसमें ये लूनी नदी की अपन विस्तार से बात करेंगे। ठीक है साथियों, अब आगे है शेखावाटी बागड़ प्रदेश। इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर जिले का उत्तरी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश का कोई स्थायी नदी नहीं है बल्कि अंतःप्रवाही छोटी छोटी धाराएं निकलती है। अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ वनस्पति का विकास और मरुस्थल के अन्य भागों में तुलना अधिक है। मुख्यतः अर्धचंद्राकार बालू के टीले मिलते हैं जबकि रेखीय और अविच्छिन्न बालू के टीले भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में लवणीय झीलें स्थित है जिसको प्रमुख है डीडवाना है, डेगाना है, सुजानगढ़ है, ताल छापर है, परियार है और छापर है। सांबर झील इस क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लवणीय झील है। सांबर झील लगभग 25 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी है। अब है घग्गर का मैदान। इसका विस्तार मुख्यतः श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में है। यह एक समतल जलोढ़ मैदान है। घग्गर नदी का शुष्क नदी तल स्थानीय भाषा में इसे नाली कहा जाता है। इसका विस्तार हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में होते हुए पाकिस्तान तक जाता है। दृष्टवती नदी की शुष्क घाटी नौहर और भादरा क्षेत्र में पाई जाती है। अब दूसरा पॉइंट है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका अपन परिचय देख लेते हैं क्या इसमें। अरावली पर्वतीय विशाल विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। इसका विस्तार दिल्ली के निकट से गुजरात के पालनपुर तक लगभग 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका विस्तार खेतड़ी, खेड़ा, ब्रह्मा, गुजरात सीमा तक लगभग 550 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका विस्तार मुख्यतः कौन कौन से जिलों में, साथ इन जिलों का नाम याद रखना पूछ सकते हैं। ये सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर। ठीक है साथियों, इन जिलों में इनका विस्तार है। खेतड़ी झुंझुनू में है। और अब इसके बाद में अपन देखते हैं अरावली का राजस्थान का मुख्य जल विभाजक है। अरावली राजस्थान में मुख्य जल विभाजक है। यहाँ से बनास, बेड़च, नूली, ये लूनी, खारी, कोठारी, शुकड़ी, साबरमती और माही जैसी नदियों का उद्गम होता है। यह प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, राजमंद, आना सागर, फाय सागर का स्वरूप सागर जैसी प्रसिद्ध जिले हैं। अब साथियों, ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी जिले अरावली पर्वतमाला में स्थित है, तो आप इन जिलों का नाम याद रखना। जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, राजमंद, आना सागर, फाय सागर, स्वरूप सागर। जो अरावली में स्थित है उन सभी मैंने जिलों के नाम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अगर इसके अलावा और कोई आए तो वो इसमें अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना। ये आपसे पूछ सकते हैं, जैसे 3 जिलों का नाम दे दिया और किसी अन्य एक झील का नाम दे दिया, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के 3 उप प्रदेश, जैसे दक्षिणी अरावली प्रदेश और मध्य अरावली प्रदेश और उत्तरी अरावली प्रदेश। अब अपन बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के 3 उप प्रदेश हैं। तो इन 3 उप प्रदेश के बारे में अपन बात करते हैं। पहला है दक्षिणी अरावली प्रदेश में क्या है, विस्तार है। सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले में है। और माउंट आबू लगभग 19 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई लगभग 8 किलोमीटर, आकृति मेंढकाकार है और औसत ऊंचाई इसकी लगभग 1200 मीटर है। अब अपन बात करते हैं प्रमुख पर्वत शिखर और ऊंचाई इनके घटते क्रम में। ये आरपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछती है कि इनके घटते क्रम में बताइए या बढ़ते क्रम में बताइए। जैसे आपको 5 चोटियों के नाम दे दिए, जैसे शेर का दे दिया, जरगा का दे दिया, अब ये अचलगढ़ का दे दिया, आबू का दे दिया, और वो इनको बोल दिया कि क्रमबद्ध तरीके से कीजिए, इनको बढ़ते से घटते क्रम में कीजिए। तो मैंने इनको सभी को एकदम क्रमबद्ध तरीके से लिख रखा है। तो अब अपन इनको पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है देखो गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, इसकी है 1722 मीटर और 5650 फीट है। और शेर की कितनी ऊंचाई है, 1597 मीटर। तेलवाड़ा की 1442, जरगा राजमंद की 1431, अचलगढ़ की 1380, कोबलगढ़ की 1224, आबू की 1205, कमलनाथ की 1001, ऋषिकेश की 1017, सज्जनगढ़ की 938, सायरा की 900, लीलागढ़ की 847 और नागफणी की
846, गोगुंदा की 840, डोरा पर्वत जसवंत ये पुरा की इसकी 809 और ये ईशराणा भाकर की 749। साथियों ये याद रखना, ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। और रोजा भाकर की 730 मीटर और ये जारोह पहाड़ की 588 मीटर, काटवा की ये 450 मीटर और ऋषभ देव की 400 मीटर, ठीक है साथियों। अब ऋषभ देव याद रखना है और ये ईशराणा भाकर याद रखना है, ऋषभ देव और ये ईशराणा भाकर, आप इनको थोड़ा ज़्यादा याद रख लेना इनको, ठीक है। और सज्जनगढ़, लीलागढ़, कमलनाथ, ऋषिकेश और ये ऊपर की तो सारी ही इम्पोर्टेंट। साथियों इनको देखो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगर आप चाहो तो इसका कोई ट्रिक बना सकते हो, जैसे गुरु से दे जरगा, या इसमें जैसे गुरु दे जरा हल्का, कुंभ, अब कम, ऋषि, सजा सायरा, लीला नाग, गोडोरा, इस रोजा, जारो काटव, काट, ऋषि, ऐसा कुछ आप ट्रिक बना सकते हो। बट इनको कम से कम आपको 3-4 बार देखो साथियों पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात यही है। और इसके अलावा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप पढ़ लेना, वरना छोड़ देना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपके खुद के विवेक पे है। अब आगे बात करते हैं, देखो कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार स्थित है, याद रखना ये। और जैसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। उदयपुर बेसिन से गिरा हुआ पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? गिरवा कहलाता है। आबू के पश्चिम में जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। सिवाना पर्वतीय क्षेत्र, छप्पन की पहाड़ियाँ और नागौड़ा पर्वत दक्षिण पश्चिमी अरावली के महत्वपूर्ण भाग हैं। अब है मध्य अरावली प्रदेश। विस्तार है इनका मुख्यतः अजमेर जिला और आंशिक रूप से जयपुर और टोंक। प्रमुख पर्वत शिखर ऊंचाइयों को घटते क्रम में है। ऊंचाई से घटते क्रम में। अब शिखर कौन सा है? महाराजी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। तारागढ़ अजमेर, इसकी कितनी है? 873 मीटर। और नाग पहाड़ की 755 मीटर। इस भाग में अरावली की औसत ऊंचाई लगभग 700 मीटर है तथा चौड़ाई लगभग 30 किमी है। ये है मध्य अरावली की अपन ने बात की। इसका विस्तार भी अपन ने देख लिया और इसके ऊंचाई के अपन शिखर भी देख लिए। साथियों ये पूछ सकते हैं महाराज जी मध्य अरावली में कौन सी चोटी स्थित है या कौन सा पहाड़ स्थित है, कौन सा शिखर स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप ये याद रखना। अब देखो प्रमुख दर्रे जो आरपीएससी में प्रचलित दर्रे हैं। बर्रा दर्रा ये मध्य अरावली में स्थित है। परवेरिया और शिवपुरा घाट और सुरा घाट और देबारी दर्रा उदयपुर क्षेत्र का ये महत्वपूर्ण दर्रा है। अब बात करते हैं उत्तरी अरावली प्रदेश की। इसका विस्तार जयपुर शिखर, झुंझुनू और अलवर में है। प्रमुख पर्वत शिखर जो ऊंचाई से घटते क्रम में। पहला है रघुनाथगढ़, कहाँ पर है? शिखर में 1055 मीटर। ये कौन से क्या साथियों ये याद रखना, उत्तरी अरावली का अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सी चोटियाँ उत्तरी अरावली के, जैसे 2 उत्तरी अरावली की दे दी, 2 दक्षिणी अरावली की दे दी, 1 मध्य अरावली की दे दी। आपसे पूछ लिया कौन सी अरावली उत्तरी चोटी की है या उत्तरी अरावली का है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, याद करना, ट्रिक बनाना। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके उससे बताना। साथियों मैं आपको एक ट्रिक तीनों जैसे उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली की तीनों की मैं आपको ट्रिक बना के दे दूंगा, पर आप जब कमेंट करोगे और लाइक करोगे तभी देखो मैं ये सब कर पाऊँगा, ठीक है। रघुनाथगढ़ शिखर, कमेंट करके आप मुझे उसे बताएं कि आपको ट्रिक चाहिए नहीं चाहिए। जब कम से कम मेरे पास 200 कमेंट हो जाएंगे तब मैं आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा जिस पे आप आसानी से इसको समझ सकते हो, ठीक है साथियों। तो अब रघुनाथगढ़ शिखर है 1055 मीटर है। खो है जयपुर जो 920 मीटर है। हर्ष पर्वत है जो 826 मीटर है। बिलाली है 775 मीटर। मनोहरपुर है 747 मीटर। बाबाई है 780 मीटर। ये बाबाई कहाँ पे कमेंट करके बताना। बेराट है ये है 704 मीटर। बरवाड़ा है 686 मीटर। ये सिरावास है 651 मीटर। बाणगढ़ है 649 मीटर। जयगढ़ है 648 मीटर। अलवर का किला है 597 मीटर। नाहरगढ़ है 559 मीटर। अब देखो रघुनाथगढ़ शिखर उत्तरी अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अरावली क्षेत्र में अरावली की श्रेणियाँ पुनः विकसित होती है, इसलिए अरावली को पुनः उद्गम क्षेत्र भी कहा जाता है। अब
कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपन बात कर लेते हैं। गुरु शिखर की 1722 मीटर है। राजस्थान की उत्तरी अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। जरगा रासमंद, ये उदयपुर रासमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। और रघुनाथगढ़ 1055 ये अरावली का सर्वोच्च, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है साथियों। और पूरी संपूर्ण अरावली का गुरु शिखर और उत्तरी अरावली का रघुनाथगढ़। और अरावली राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक पर्वतमाला है, जिसकी पूर्व और पश्चिम में अपवाह प्रणाली अलग होती है। अब बात करते हैं पूर्व के मैदान के बारे में। इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। राजस्थान में पूर्व के मैदान प्रदेश राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। इसके अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा के मैदान के भाग और अलवर के पूर्वी भाग सम्मिलित हैं। दक्षिण के मध्य माही बेसिन इसी प्रदेश का भाग माना जाता है। यह प्रदेश मुख्यतः नदी बेसिनों से निर्मित मैदान है। इसका विस्तार राजस्थान के अरावली ये पर्वतमाला के उत्तरी पूर्व और दक्षिणी पूर्व में लगभग 23% भूभाग पर है। और इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्य पठार द्वारा निर्मित होती है। इस प्रदेश के अंतर्गत 4 प्रमुख बहने वाली नदियां हैं। कौन सी है? चंबल बेसिन है, बनास बेसिन और मध्यमाही छप्पन का बेसिन है। अब चंबल बेसिन के बारे में देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले सम्मिलित हैं। कोटा व बूंदी क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। इस क्षेत्र का विकास मुख्यतः चंबल नदी और उसकी उद्गम सहायक नदियों द्वारा हुआ है। चंबल नदी के किनारे बीहड़ का व्यापक विकास हुआ है। इस क्षेत्र का उत्खनन, स्थलाकृति और नवीन जलोढ़ निष्पक्ष पाए जाते हैं। अब बात करते हैं बनास बेसिन की। बनास बेसिन में क्या है? राजस्थान का एक विस्तृत जलोढ़ मैदान है। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर के बीच में है। इस मैदान का ढाल सामान्य पूर्व और उत्तरी पूर्व की ओर है। यह बनास नदी का अपवाह क्षेत्र है। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले के खमनोर क्षेत्र अरावली में होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? कोठारी, खारी, डाई और मोरेल, ढूंढ, बेड़च, मैनाली, बाड़ी और गंभीरी नदी है। ये बनास बेसिन की सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी अंततः चंबल नदी में मिलती है, जो आगे यमुना और फिर गंगा में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र बनास नदी का कहाँ पर है? इसका है राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का व्यापक जमाव होने से यह कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ है। मध्यमाही बेसिन छप्पन का मैदान, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, इसका विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार है उदयपुर के दक्षिणी पूर्व, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और दक्षिणी भाग तक फैला है। यह क्षेत्र गहरी नदियों, घाटियों और अधिक विच्छेदित स्थलाकृतियों के कारण पहाड़ी स्वरूप का है। स्थानीय रूप से यह क्षेत्र बागड़ कहलाता है और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों के कारण इसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का विकास मुख्यतः माही नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। अब आरपीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखो, पूर्वी मैदान प्रदेश राजस्थान के सबसे उपजाऊ ये प्राकृतिक प्रदेश माना जाता है। हाड़ौती कोटा बूंदी क्षेत्र है। बेड़ स्थलाकृति का सर्वाधिक विकास चंबल बेसिन में हुआ है। बनास नदी को राजस्थान की एकमात्र ऐसी प्रमुख नदी माना जाता है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, तथा चंबल में मिल जाती है। छप्पन का मैदान का नाम प्रतापगढ़ बांसवाड़ा क्षेत्र के 56 गाँवों के कारण पड़ा है। और बांगड़ दक्षिणी राजस्थान के विशेषकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर का स्थानीय भौगोलिक नाम है। अब है दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश और हाड़ौती का पठार। इसके बारे में अपन देख लेते हैं, परिचय कर लेते हैं इसका। इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसका विस्तार मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में है। और इस प्रदेश का निर्माण मुख्यतः दक्कन ट्रेप, बेसाल्टिक लावा और विंध्य शैलियों के मिश्रण से हुआ है। मुकंदरा पर्वतमाला और बूंदी की पहाड़ियाँ इसी प्रदेश की प्रमुख पर्वतीय श्रेणियाँ हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाड़ौती के पठार की प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी है? मुकंदरा पर्वतमाला और बूंदी की पहाड़ियाँ। ये श्रेणियाँ अर्धचंद्राकार के रूप में विस्तृत है। चंबल, कालीसिंध, पार्वती, परवन और मेज नदियों द्वारा यहाँ उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं हाड़ौती पठार के 5 उप प्रदेश कौन कौन से हैं? अर्धचंद्राकार पर्वतीय प्रदेश। इसमें क्या देखो, इसमें मुख्यतः मुकंदरा पर्वतमाला और बूंदी की पहाड़ियाँ सम्मिलित है। यह क्षेत्र उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्व दिशा अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है। यह हाड़ौती के पठार के प्राकृतिक रूप से 2 भागों में विभाजित हुआ है या विभाजित करता है। प्रमुख दर्रा कौन सा है? बूंदी दर्रा जो बूंदी के निकट है, और ये जेतावास दर्रा जो जेतावास के निकट है, और रामगढ़
ये खटखट दर्रा और ये लाखेरी दर्रा जो लाखेरी के निकट है। प्रमुख शिखर कौन सा है इसको? चांदवाड़ी शिखर 517 मुकंदरा श्रेणी का सर्वोच्च ऊंचा शिखर है। कौन सा? चांदवाड़ी शिखर 517 मीटर है। स्तूरिया स्तूरा शिखर जो 353 मीटर बूंदी से लगभग 13 किलोमीटर पश्चिम में है। अन्य तथ्य में क्या है? बूंदी की पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग 300 से 550 मीटर तक है और मुकंदरा पर्वतमाला की लंबाई लगभग 120 किलोमीटर है। इसकी सामान्य ऊंचाई 335 से 503 मीटर के बीच में है। अब नदी निर्मित मैदान क्या है? इस मैदान का निर्माण चंबल और इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। यह हाड़ौती का सबसे उपजाऊ भाग है। ये जलोढ़ मिट्टी का एक अच्छा विकास हुआ है। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? यहाँ पे देखो, चंबल है, काली सिंध है, पार्वती है, परवन है, मेज है। और इनकी सहायक नदियाँ, काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन सी है? आहू है और उजाड़ है। परवन की सहायक नदी कौन सी है? अंधेरी है। मेज नदी की सहायक नदी कौन सी है? हुनवालिया और मंगली है। और साहेबाद का उच्च प्रदेश, इसमें क्या है? इसका विस्तार 12 जिले के उत्तरी पूर्वी भागों के मध्य प्रदेश की सीमा तक है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर से अधिक है। कस्बा थाना इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 456 मीटर है। रामगढ़ क्रेटर, ये क्या है? इसके बारे में पढ़ते हैं। रामगढ़ कस्बे के निकट घोड़े की नाल जैसी आकृति वाला एक क्षेत्र स्थित है। इसके माध्यम से एक छोटी झील स्थित है। इसका निर्माण लगभग 65 करोड़ 650 मिलियन वर्ष पूर्व उल्कापिंड गिरने से माना जाता है। राजस्थान सरकार ने ये जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के परामर्श से रामगढ़ क्रेटर को भारत का पहला राज्य स्तरीय जियो हेरिटेज भू विस्तार स्थल घोषित किया है। साथियों, ये ध्यान रखना रामगढ़ क्रेटर के बारे में, ठीक है साथियों। झालावाड़ का पठार, यह मालवा पठार का उत्तरी विस्तार है। इसका अधिकांश भाग काली मिट्टी और रेगून के आच्छादित है। यह राजस्थान का अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाला पठारी क्षेत्र है। यह अफीम, सोयाबीन, गेहूं और संतरे की खेती यहाँ पर प्रमुख आरपेशी द्वारा पूछा जा चुका है। साथियों, झालावाड़ पठार के बारे में तो इसको थोड़ा ध्यान से इसके नोट्स बनाना है, ध्यान से इसको थोड़ा पढ़ना। डांग और गंगधरा का उच्च प्रदेश, यह हाड़ौती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। यह छोटी छोटी पहाड़ियों और विच्छेदित पठार स्थलाकृति पाई जाती है। इस क्षेत्र में मुख्यतः झालावाड़ जिले के गंधार क्षेत्र में विकसित हुआ है। अब है आरपीसी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में स्थित है। मुकंदरा पर्वतमाला हाड़ौती की सबसे प्रमुख ऊंची श्रेणी है। ये चांदवाड़ी 517 मीटर मुकंदरा श्रेणी का सर्वोच्च ऊंचा शिखर है। ठीक है साथियों। रामगढ़ क्रेटर 12 में स्थित है। पिंडीय प्रभाव से बना भू आकृतिक स्थल है। झालावाड़ का पठार मालवा का पठार उत्तरी विस्तार माना जाता है। हाड़ौती के नदी निर्माण मैदान चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। तो साथियों, आप देखो, अगर एक बार आपको समझ में नहीं आए तो आप 2 बार वीडियो देख लेना और अपने नोट्स बनाकर देखो। आप खुद पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा आपको। मैं तो आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको याद नहीं करवा सकता और ना ही मैं आपको ऐसी कोई दवा दे सकता हूँ जिसको पीने के बाद आपको सब कुछ याद हो जाए। आप 1-2 बार क्लास देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे तो संपूर्ण तरीके से ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा। तो इसी के साथ ये साथियों, ये क्लास समाप्त होती है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथियों, कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी अब अपलोड करता रहूँगा जिसमें किसी भी प्रकार की जैसे कोई ट्रिक वगैरह बनेगी वो ट्रिक वगैरह बना के अपलोड कर दूँगा। आप वो भी देख सकते हैं, जिससे कोई जैसे कि कोई पहाड़ पर्वत याद नहीं हो रहे हैं तो वो आपको आसानी से याद हो जाए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।